हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं फैक्टराइज से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एंड फैक्टराइजेशन से बेसिकली 4 या 5 टाइप के फैक्टराइजेशंस होते हैं। एंड वो सारे एक एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो इन एग्जांपल्स को करके आप फैक्टराइजेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। ठीक है। तो जैसे सबसे पहले केस में बात करें हम, और कि जैसे यहाँ x² + 2x दिया हुआ है, आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको कॉमन लेना आना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कॉमन लेना आना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हम इसकी बात करें, x² + 2x है, तो कॉमन से हमारा मतलब होता है कि जो सिमिलर चीजें हैं, जैसे यहाँ पर एक x है और यहाँ भी एक x है, तो उसको हम जैसे बाहर ले लें। अब यहाँ देखिए x⁻² थी, तो एक x बाहर आ गया तो एक अंदर रहेगा, और यहाँ से एक चला गया बाहर, तो x+2। तो ये एक सिंपल सा हमने कॉमन लिया, और इसी को हमने कह दिया फैक्टराइजेशन। ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है फैक्टराइजेशन में। चलिए, अब जैसे दूसरे क्वेश्चन में देखें, आपको देखने से तो लग रहा है कि यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, पर थोड़ा सा अपनी अगर सोच आप बढ़ाएंगे तो आपको आसानी से कॉमन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक टर्म नहीं, जैसे अगर हम देखें, इसको हमने एक पूरी एक टर्म माना है x+3 वाले को, ध्यान से समझना। तो ये भी हमारा एक x+3 है। तो इसको अगर हम ब्रैकेट लगा दें, तो ये, अब देखो, क्या ये दोनों एक जैसे नहीं है? एक जैसे हैं। तो इन दोनों को ही एक साथ हम कॉमन ले सकते हैं। तो एक साथ कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? ये इसका यही हिस्सा बचा, x-2। अब जब यहाँ से सारा का सारा चला गया, मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि जब सारी चीजें चली जाती हैं तो वहां पर 1 रख, 1 रह जाएगा। तो x+3, और अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ -2 और यहाँ +1 है, तो -1 आपका आंसर। तो ये भी आपका एक फैक्टराइजेशन है। ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब वहीं अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज होगी फैक्टराइजेशन के लिए। यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं हमारे। तो यहाँ अगर हम देखें, x² + 2x है +1। ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आइडेंटिटी वाला फैक्टराइजेशन लगाना है या कोई और? तो एक तो आइडेंटिफिकेशन ये है कि एक यहाँ वेरिएबल पे x की पावर में होगा और एक बिना पावर के। देख, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है। एक तो ये आइडेंटिफिकेशन होगी, और उसके अलावा ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। ये भी क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। अब ये, ठीक है, जैसे 1 है तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको पता हो तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। अब इसकी जगह 4 भी हो सकता है। तो कई बार इन चीजों को हम देखकर बता सकते हैं यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी वाला फैक्टराइजेशन यूज होगा। अब क्या, कौन सी आइडेंटिटी? जैसे a+b का स्क्वायर आपने किया हुआ है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a² + b² + 2ab है ना। अब यहाँ पर देखें, हम जस्ट इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, x² है, +1 है, और यहाँ 2x है। ठीक है। तो a² की जगह हमारा कितना है, x है, तो हमने यहाँ x रख दिया। b² की जगह हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो बस और कुछ भी नहीं करना है। तो इसके जो फैक्टर्स आ गए, कितने आ गए, x+1 × x+1। आपको बस क्या करना है, a और b के वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है, बाकी कुछ भी टच नहीं करना। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x+1 का होल स्क्वायर आ गया। इसके फैक्टर सिंबल है, मैंने सिर्फ क्या लिखा, आइडेंटिटी लिखी है। अब आपको क्या होगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है। जब यहाँ माइनस हो तो क्या होगा, यहाँ पर अंदर माइनस आ जाएगा। ठीक है। चलिए, एक चौथे टाइप का और आइडेंटिटी आएगा। चौथे की अगर हम बात करें, ये जो क्वेश्चन है इसको हम मिडिल टर्म से स्प्लिट करके कहेंगे। क्या यहाँ पर मेथड यूज होगा?
मिडल टर्म स्प्लिट, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड होता है। ठीक है, तो क्या करना होता है, यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू दी है, जैसे यहाँ भी कुछ नहीं दिया है तो 1 है, और यहाँ अगर हम इसे ए, इसे बी और इसे सी मान लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए मल्टीप्लाइड बाई सी करना है। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 कितना आ गया आपका 1, सॉरी 2 इंटू 1 आपका 2 आ गया। अब क्या करना है कि आपको बी को इस तरीके से स्प्लिट करना है दो वैल्यूज में। जैसे हम अगर हम 3 की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, 4 - 1 लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं, 5 - 2 लिख सकते हैं, 1 + 2 लिख सकते हैं। तो ये लिखने के तरीके हैं, इसी को हम स्प्लिटिंग कहते हैं। लेकिन इसमें से आपको वही स्प्लिटिंग चूज करनी है कि जिसमें आपका इस वैल्यू का और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे आपका a इंटू सी के इक्वल वैल्यू आए। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी नंबर की स्प्लिटिंग कई तरीके से हो सकती है। जैसे 4 - 1 लिख दो, 5 - 2 लिख दो, 6 - 4 लिख दो, 6 - 3 लिख दो, है ना। बहुत सारे तरीके हैं आपके जो स्प्लिटिंग करने के, लेकिन आपको वही टर्म स्प्लिट वाली यूज करनी है जिन टर्म्स का आप जब मल्टीप्लाई करो तो वो a इंटू सी की वैल्यू के बराबर आए। तो इस केस में देखो, जैसे यहाँ 3 है तो 3 को हम 1 + 3 लिख सकते हैं, पर 1 + 2, तो 2 इंटू 2 करेंगे, 1 करेंगे तो 2 ही आना है। तो ये स्प्लिटिंग होगी, तो x² + 2x + x + 2। बस, अब कॉमन लेना सीख लो, यहाँ से x कॉमन हो गया तो अंदर कितना बचा, यहाँ x + 2 प्लस, अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन होता है, ये हो गया। अब ये एज अ टर्म पूरी कॉमन हो गई, तो क्या बचेगा आपका, x + 1 इंटू x + 2। तो ये आपका इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी जो होती है a² - b² वाली, वो आइडेंटिटी आपकी यहाँ यूज होती है। तो वो आइडेंटिटी की जब हम बात करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a + b इंटू a - b। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 9x² - 8 लिखा हुआ है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ 8 की बजाय मैं 4 ले लेता हूँ, चलो, क्योंकि वो अभी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x² - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, a फिलहाल हमारा 3x है और b हमारा 2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x + 2 और 3x - 2। तो ये हमारा इसका एक्सपेल सॉल्यूशन बन गया। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है, अब इसकी पावर और इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा ये लिख दिया हमारा 9x⁴ माइनस, है ना, आपका आपका 16 लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, 16 लिख सकते हैं, ये चीज भी है। चलो, अब क्या करें इसमें, अब आसानी से अगर हम देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पावर 4 भले ही है, लेकिन इसको भी हम क्या कर सकते हैं, आपकी स्क्वायर की टर्म्स में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 3x² का स्क्वायर, जैसे 3x² लिखा, अब ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। इसको एक सेकेंड अगर हम ध्यान से देखें तो 3x² का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस, और 4 स्क्वायर हो गया। अब सिंपल सा, a हमारे यहाँ पर 3x² हो गया और यहाँ पर हो गया 4b हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, 3x² + 4 एंड 3x² - 4। तो ये आपका एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जिन क्वेश्चंस में हम बेसिकली किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे आपके परसेंटेज से जुड़े हुए क्वेश्चंस की। ठीक है, तो परसेंटेज के क्वेश्चंस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास परसेंटेज का फॉर्मूला होना चाहिए। तो परसेंट वैल्यू इज इक्वल टू, मैंने आपको बता रखा है, परसेंटेज डिवाइडेड बाई
आपकी कॉस्ट प्राइस हमेशा याद रखो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा आपका जो है कॉस्ट प्राइस पर या ओरिजिनल प्राइस पर मेजर होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया बातों करता में। तो परसेंट वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ उतनी ध्यान से सुन लेंगे। जैसे 10% है 200 का, तो 10 यहाँ पे लिखा अपॉन 100 इंटू 200, जीरो जीरो कट गया, तो 20 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे ये रहा हमारा, इसमें आपके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे यहाँ पर एक दिया है परसेंटेज इंक्रीज का, या फिर बेसिकली लिखा है ना, द प्राइस ऑफ अ बॉल इज इंक्रीज फ्रॉम 2500 से 3000। मान लेते हैं पहले कोई बॉल आपकी 2500 की आती थी, तो वो अब आ रही है मान लेते हैं 3000 की, तो परसेंटेज उसकी प्राइस पूछ लिया है, तो कोई बात नहीं। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया परसेंटेज वैल्यू वाला, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू ओरिजिनल प्राइस, ठीक। तो परसेंटेज वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो क्या करना पड़ेगा आपका, इससे इसको माइनस करोगे तभी तो परसेंट वैल्यू आएगी, यानी कि कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ 3000 था, तो 3000 माइनस 2500 किया। अब परसेंटेज तो आपको निकालना है, तो ये अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल प्राइस की अगर हम बात करें वो तो 2500 थी, तो 2500 हो गया। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब बचा यहाँ से यहाँ कितना बचेगा, 500 इक्वल टू परसेंटेज, और ये आपका 500 ऊपर गया, और ये 2500 नीचे, 25 नीचे आ गया, सॉरी, है ना। ओके। तो अब आपका जो है देख लेते हैं कितना, पाँच, पाँच हम 5 अपना 25, ठीक है, 5 हम 5 दूनी 10। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ आपका, 20% चेंज हो गया, ठीक है। अब इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अब इसी में क्या कर सकते हैं, वैल्यू घुमा सकते हैं। आपका इनिशियल कॉस्ट 3000 दे सकते हैं, और बाद में जो है डिक्रीज होने की कॉस्ट 2500 आ गई, तो उस समय आपको डिक्रीज इन प्राइस परसेंटेज निकालना है। प्रोसेस सेम है, कुछ नया नहीं करना है, बस थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, अ बाइक वाज बॉट एट ₹3 लाख, है ना, 3 लाख पे बाइक खरीदी थी। उसकी जो वैल्यू डिप्रिसिएटेड हो गई है, मान लेते हैं 10% पर एनम की प्राइस पर, तो उसकी वैल्यू निकालनी है आफ्टर 2 साल। 2 साल के बाद उसकी जो है कितनी वैल्यू रह जाएगी। तो अगर आपको याद हो, हमने जब चैप्टर लिया था कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, तो उसमें एप्रिसिएटेड और डिप्रिसिएटेड वैल्यू का भी हमने फॉर्मूला लिखा था। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला था, जैसे एक सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मैं इसके फॉर्मूले से बता देता हूँ। प्रिंसिपल 1+R/100 इंटू एन, एन यहाँ टाइम पीरियड होता था, आर रेट होता था, पी प्रिंसिपल, और सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट होता था। लेकिन जब जैसे यहाँ पर डिप्रिशिएट हो रहा है, तो यहाँ बस आपको क्या करना है, प्लस की जगह बस माइनस साइन लगा, क्योंकि कम हो रही है, बस बाकी वैल्यूज पुट कर दो। तो यहाँ पे आपको देखिए 3 लाख आपका यहाँ पर वैल्यू है उसका ओरिजिनल। चलिए, 1 - रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है अपॉन 100, और एन आपका 2 है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तीन 3 लाख हो गया मल्टीप्लाइड बाई 90/100 इंटू 90/100। एलसीएम लेके सॉल्व किया हुआ है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 2 जीरो से अगली 2 जीरो कट गई, बाकी का बचा कितना, 9 9 81, एंड 3 एकम 3, 3 24, 243 और 000, ठीक है। तो ये 2 साल बाद जो है बाइक की वैल्यू ये रह जाए।
अब इसी में आपकी एप्रिसिएटेड वैल्यू का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो बस वहाँ क्या करना है, आपको प्लस कर सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर जैसे 2 इयर्स दिया हुआ है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, हाफ ईयर भी लिख सकते हैं। तो हाफ ईयरली मैंने आपको बताया हुआ है, हाफ ईयरली में क्या होता है, जब भी आपको हाफ ईयरली दिया हो तो उस केस में क्या होगा, टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। जैसे 2 साल है तो 4 हो जाएगा। और, और रेट की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, रेट आपका आधा हो जाता है। जैसे यहाँ 10% हो तो वो रेट आपका 10/2 यानी कि 5% हो जाएगा। लेकिन वो किस केस में, जब आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ अ कार सर्विस है, जिसमें आपकी जीएसटी इंक्लूड की हुई है 28%। एंड उसकी जो प्राइस दी हुई है 4096 दी हुई है ना। तो करना क्या है इसमें, वो मैं बता देता हूँ। सिंपल है। आपको पहले जीएसटी की वैल्यू निकाल लेनी है। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस आपको इस केस में निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए पहले मैं बता देता हूँ। आपके पास जीएसटी वैल्यू का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, जीएसटी परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल प्राइस, ये है, ठीक है। लेकिन आपको जो दी हुई है ये नेट प्राइस दी हुई है, तो कोई बात नहीं। अब आपके पास यहाँ पर नेट प्राइस का फॉर्मूला है तो सही, नेट प्राइस इक्वल टू क्या है, जीएसटी वैल्यू प्लस ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जीएसटी वैल्यू की फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, नेट प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। अब अगर हम इसको 1 नंबर मान लेते हैं और इसे 2 नंबर मान लेते हैं, तो ये जीएसटी की वैल्यू हमारी इसके इक्वल है, नेट प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, तो हम वहां रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, पुटिंग वैल्यू ऑफ जीएसटी इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, नेट प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू जीएसटी परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो चलिए ये नोट डाउन कर लो, फिर हम बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपका आ जाएगा। तो नेट प्राइस की अगर हम बात करें तो कितना दिया है, 4096 है, माइनस ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 28 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस उधर चला जाएगा, तो ये 4096 28 अपॉन 100 ओपी प्लस ओपी, क्योंकि वो माइनस था तो इधर प्लस हो गया। तो 4096 इज इक्वल टू 29 ओरिजिनल प्राइस, सॉरी 128 ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अभी कैसा है, यहाँ से इसका एलसीएम लिया है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4096 इंटू 100 अपॉन 128 इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस। बस अब इसे सॉल्व कर लेना है। जैसे अगर आपको 4 का टेबल तो आता ही है, 4 3 12, 4 2 8, 4 1 4 0, 4 2 8, 4 4 16, 4 8 32, 4 2 8, 4 5 20 and 4 6 24, 8 1 8, 8 3 24, 8 2 16। तो ओरिजिनल प्राइस जो है आपका 3200 है, और जीएसटी लगने के बाद आपका जो प्राइस हो गया है 4096, ठीक है। यहाँ तो आपको मान लेते हैं जीएसटी, आपको ओरिजिनल प्राइस पूछा है। अब आपको नेट प्राइस भी पूछा जा सकता है, तो नेट प्राइस और फिर ओरिजिनल प्राइस आपको दी गई होगी, तो उस केस में पहले जीएसटी की वैल्यू निकालनी है किस फॉर्मूले से, जीएसटी परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई आपका ओरिजिनल प्राइस, और फिर आपको नेट प्राइस का फॉर्मूला लगा देना है, जीएसटी प्लस ओरिजिनल प्राइस वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपको, व्हाट अमाउंट टू बी रीपेड ऑन अ लोन 20,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। तो कंपाउंडेड ईयरली है तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाओ, दैट प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। अब क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। प्रिंसिपल दिया है 20,000 है, 1 प्लस रेट 10% है अपॉन 100, और कंपाउंडेड ईयरली है तो यहाँ पावर 2 रहेगा। याद रखिए, अगर हाफ ईयरली दिया हो, जैसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हो, तो उस केस में ये 2 का 4 हो जाएगा, क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है और रेट हाफ हो जाता है। उस केस में 10 का 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 20,000 110 डिवाइड बाई 100 इंटू 110 डिवाइड बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल। अब आपको 11 का स्क्वायर तो पता ही है, 121 होता है। चलिए, 2 1 2, 4 2 4, 2 1 2, तो 24200 आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है आपका। क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली ये चीज आ जाएगी आपकी आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो गया 20,000 था। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट का फॉर्मूला है सर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन 6 की बात करें, तो क्वेश्चन 6 में जब हम देखते हैं, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल रेट और टाइम दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो वैल्यूज पुट करो, यहाँ पर 10,000 है, रेट 10 है और टाइम 4 है, डिवाइड बाई 100 कर दो, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली 4,000 आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको मान लेते हैं प्रिंसिपल गायब कर सकते हैं। अब जैसे बोल दिया, सिंपल इंटरेस्ट इज 4,000, रेट इज 10% और टाइम इज 4 years। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। और क्या पूछ सकते हैं, आपको रेट ही गायब कर सकते हैं, और ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, और सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा, तो उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं